वो उससे बोल रहे थे कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसके ऊपर 4 खबीस आ गए थे। तो जो आदमी था उसने उसको पलट के देखा तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक, और वो उस कूड़े के ढेर में से कुछ मांस वगैरह उठा के खा रहा था। अचानक से उस लड़की ने बुर्का पहनना शुरू कर दिया। जिन ने उसको बोला था कि अब तू मेरी पत्नी बन चुकी है और तू बाहर कहीं भी जाएगी तो बुर्का पहन के ही जाएगी। केरोसिन डालते हुए अपनी माँ से बोल रही थी, तेरे को बोला था ना कि तुम जाना बंद कर दो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा तोड़ा, वो लड़की जल के मर चुकी थी। उस मजार के चारों तरफ झाड़ू लगानी होगी, तेरे को अपने बालों से झाड़ू लगानी पड़ेगी। मुंबई में लोग बताते हैं कि अंबानी के पास भी जिन है, मोदी जी हैं वो भी लुमनाटी हैं। अब जो भी इनको एक्सपोज करता है ना उसको मार तो देते हैं, लेकिन पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते। अभी उसके क्लोन्स पैदा कर देते हैं। हेलो प्रवीण भाई, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ विकास, आप बताइए। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच भाई दोबारा से हमारे दी यंग पॉडकास्ट पर आने के लिए। थैंक यू विकास, दोबारा से इनवाइट करने के लिए अपने शो पे मुझे। जी भाई। भाई आपकी पता है एक खास बात है, आपकी जो भी आप रियल इंसिडेंट्स बताते हो ना, उनके ऊपर ना लोग पूरा विश्वास करते हैं। और आपकी जो भी वीडियोस होती हैं ना, जो भी पॉडकास्ट होते हैं, उस पर हमें भरपूर प्यार मिलता है। आपकी अच्छी बात ये लगती है, मैंने पिछली बार भी मेंशन किया था कि आप ना मिर्च मसाला नहीं लगाते हो, जो रियल फैक्ट्स हैं वो रखते हो सामने। ये तो विकास, जो ऑडियंस है उनका, उनके लिए थैंक्स, स्पेशल थैंक्स बोलूँगा कि जो मैं स्टोरी सुनाता हूँ उनको पसंद आती है। और ये मेरी आदत है स्टार्टिंग से ही, सिर्फ स्टोरीज में नहीं, हर एक चीज़ में ही मैं ज़्यादा मिर्च मसाला बड़ा चढ़ा के नहीं करता हूँ बातें। तो स्टोरीज मेरे को मेरे जैसे व्यूवर्स भेजते हैं, मैं एज इट इज़, इनफैक्ट बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं चेंज भी नहीं करता हूँ। तो जैसे ही मेरे को भेजी जाते हैं मैं वैसे ही अपनी ओपिनियंस अपने हिसाब से मैं उनको चेंज नहीं करता हूँ, सब बिल्कुल वैसे की वैसे ही उनको रखता हूँ ऑडियंस के सामने। जी प्रवीण भाई, इसी पॉडकास्ट सीरीज को हम आगे लेके जाएं, अगर हम इसी पॉडकास्ट की सीरीज को आगे लेके जाएं तो आज के पॉडकास्ट में हम ऐसा क्या शेयर करने वाले हैं कि भाई लोगों की रातों की नींद उड़ने वाली है। हाँ विकास, मेरे पास में भूतों के अलावा और कुछ भी नहीं है, भूतों की कहानियों के अलावा। और भूत प्रेतों की कहानियाँ ऐसी हैं जो कि मेरे पास में हर एक स्टेट, हर एक टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि मैं कई सालों से स्टोरीज सुना रहा हूँ अपने चैनल पर। हम्म। और ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, ऐसी ऐसा रिलीजन नहीं है जिसके बारे में मैंने बताया ना हो, हॉरर स्टोरी सुनाई ना हो। तो आज चूंकि हम दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट भाई। मैं आपको दिल्ली के स्टोरी सुनाता हूँ जो कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरी एक फीमेल व्यूवर ने मुझे भेजी थी। तो बेसिकली ये 1980s की बात है, जब ये बताते हैं कि जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है, इनके मम्मी पापा की नई नई शादी हुई थी उस टाइम पर। तो ये लोग साउथ दिल्ली में रहा करते थे, किसी रेंट की जगह पर, मतलब किराए पे रहा करते थे लोग साउथ दिल्ली में। और इसके जो फादर थे वो ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे उन दिनों। तो कुछ ही टाइम हुआ था, कुछ ही महीने हुए थे इनको, इनकी शादी हुए और उस जगह पे आके रहते हुए इन लोगों को। तो एक दिन क्या हुआ, इसकी मम्मी और पापा को दोनों को है ना मूवीज देखने का शौक था, मतलब उन दिनों सिनेमा हॉल्स होते थे, हम्म। उसमें दोनों को फिल्में देखने का शौक था। तो एक दिन इसके पापा ने सुबह जाते हुए, ऑटो रिक्शा लेके जब वो जा रहे थे, जाते हुए उनसे बोला कि आज मैं दोपहर में जल्दी आ जाऊंगा और फिर हम दोनों ना फिल्म देखने चलेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, आप आ जाओ दोपहर में, फिर हम चल पड़ेंगे। तो फिर क्या हुआ, दोपहर के टाइम पे जब इसकी मम्मी तैयार हो रही थी जाने के लिए 1 बजे के आसपास में, तो ये बताती है कि क्रीम आती थी उन दिनों, वो क्रीम ऐसी होती थी कि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ स्मेल होती थी। तो वो क्रीम इसकी मम्मी ने अपने फेस पे लगाई, तो क्या हुआ क्या नहीं, उस उनका थोड़ा पेट खराब हो गया उस क्रीम को लगाने से, स्मेल की वजह से। हम्म। तो जिस जगह पे ये लोग रहते थे ना, वहाँ पे जो टॉयलेट वॉशरूम्स वगैरह हुआ करते थे वो कम्युनिटी वॉशरूम्स हुआ करते थे, थोड़ा बाहर की तरफ एक हम्म। साथ 4-5 वॉशरूम्स हुआ करते थे, मेल्स के अलग, फीमेल्स के अलग, इस तरीके से। मतलब जो पर्सनल वॉशरूम होता है वो नहीं होता था। हाँ, मतलब उनके घर में नहीं था, जहाँ पे हम्म। रहते थे उसमें नहीं था, बाहर की तरफ था कम्युनिटी वॉशरूम्स। आसपास के मोहल्ले के सब लोग उसको यूज़ किया करते थे, जी। कॉमन वॉशरूम्स थे कम्युनिटी के वो। तो इसकी जो मम्मी थी वो वहाँ पे चली गई वॉशरूम यूज़ करने के लिए। अब हुआ क्या, जब वॉशरूम यूज़ करके जब वो आने लगी ना, तो जस्ट जो बगल वाला वॉशरूम था, 3-4 4-5 लाइन से थे वॉशरूम्स, तो जिस वॉशरूम में ये थी उसके जस्ट बगल वाले वॉशरूम से इनको किसी औरत को रोने की आवाज़ आती सुनाई दी। हम्म। तो उन्होंने सोचा कि यार कौन औरत रो रही है, इनको लगा कि शायद हो सकता है हमारे आस पड़ोस की मोहल्ले की कोई लेडीज होगी और उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने सोचा चलो मैं बाहर निकल के इससे पूछती हूँ, बात करती हूँ, भाई क्या क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है। तो ये जल्दी से बाहर निकली
और वो जस्ट बगल वाला ही वॉशरूम था, तो उसके बाहर से ही इन्होंने आवाज़ दी अंदर से कि क्या हुआ बहन, तुम्हें कोई परेशानी है क्या, मैं यहीं रहती हूँ, मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो इन्होंने एक दो बार और आवाज़ मारी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं दरवाज़ा खटखटा के देखती हूँ कि शायद कोई जवाब आए। तो उन्होंने जैसे दरवाज़ा खटखटाने के लिए उसको छेड़ा, तो पता चला कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, कुंडी नहीं लगी थी, दरवाज़ा हम्म। खुला था। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर एक औरत बैठी हुई थी। उसने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और चूड़ियाँ पहनी हुई थी हाथों में, और उसके बाल थोड़े मतलब सिर झुका के बैठी थी, बाल उसके नीचे फैले से हुए थे, और वो सुबक सुबक के रो रही थी वो औरत। तो उन्होंने फिर से उस औरत से पूछा, क्या वो बहन, तुम्हें कोई परेशानी है क्या, मैं यहीं रहती हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो उन्होंने उससे बोला औरत से। तो वो औरत जो है थोड़ा सा मतलब भारी सी आवाज़ में इनसे बोली कि चले जाए यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। हम्म। तो इन्होंने फिर से उस औरत को बोला, इनको लगा कि यार बेचारी परेशान होगी। इन्होंने एक बार फिर से उस औरत को टोका कि बहन, मैं तुम्हारी मदद के लिए पूछ रही हूँ, बताओ कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगी। तो इस बार क्या था, वो औरत गुस्से से बोली उसको, जो अंदर बैठी हुई रो रही थी, कि तेरे को सुन नहीं रहा क्या, तू जाती क्यों नहीं, क्यों परेशान कर रही है मेरे को। उस औरत ने उसको बोला। तो ये सुनने के बाद में फिर इनको भी थोड़ा सा गुस्सा आया। गुस्सा आया। इससे बोला कि मैं तो तेरी मदद के लिए पूछ रही हूँ, तू इतना इतरा क्यों रही है, मैं तेरे को नहीं वो करनी तो मत कर, इतना वो क्यों कर रही है, मैं तो तेरी मदद के लिए पूछ रही थी। तो जब इन्होंने भी गुस्से में बोला ना, तो फिर वो अंदर जो औरत बैठी थी, उसने अपना मुंह ऊपर किया, हम्म। और ये बताती है कि उसका मुंह बिल्कुल सफ़ेद था उस औरत का, अच्छा। जैसे कि बिल्कुल खून ही ना हो उसकी बॉडी के अंदर, बिल्कुल सफ़ेद था, और बहुत ही मतलब जला हुआ तो मुंह नहीं था जैसे नॉर्मली आमतौर पे होता है चुड़ैलों का, लेकिन डरावना फेस था, सफेद होने के बावजूद इसका फेस डरावना था। हम्म। और वो उठी और उससे बोली कि मैंने तेरे को बोला ना कि तू चली जाए यहाँ से, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, अब देख मैं क्या करती हूँ। फिर उसने वहीं से उठ के, उस औरत ने इनके बाल पकड़े और दीवारों पे इसको टक्करें मारी, इनकी मम्मी को बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत पिटाई करी। इनके मुंह सरवर भी फट गया था, सर से खून भी निकलने लगा था। और फिर वो वहीं की वहीं जो है गिर के बेहोश हो गई इसकी, मतलब बहुत मारा उस औरत ने इसको। और तुक्के की बात है कि इसके जो पापा आने वाले थे दोपहर में, उनको कोई ऐसी सवारी मिल गई कि वो भी नहीं आ सके टाइम पे। तो फिर ये वहीं पर ही बेहोश पड़ी रही कई देर तक। फिर इन्हीं के मोहल्ले की कोई दूसरी लेडीज थी जो कि वहां पर टॉयलेट यूज करने के लिए आई। तो उसने देखा कि ये वहां पे बेहोश पड़ी हुई है टॉयलेट के बाहर, और वो इसको जानती थी। और उनको ये भी पता था कि इसके हस्बैंड जो है ऑटो रिक्शा चलाते हैं और हम्म। वो अभी घर पे नहीं है। तो फिर उसी लेडीज़ ने जैसे तैसे इनको उठाया, और वहीं बगल में ही इनके जो है जेठ का भी घर था, वो भी रेंट पे ही रहते थे वहाँ पे पास में। तो उनके घर लेकर गई। फिर वहाँ पे जैसे तैसे लेकर गए, बेहोश हो रखी थी उस टाइम पे। फिर 4 साढ़े 4 बजे के करीब इनके हस्बैंड भी आ गए घर पे ऑटो रिक्शा से, और ये उनको उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो उठ तो गई थी, लेकिन वो अजीब ही तरीके से बिहेव कर रही थी, क्योंकि पसेस हो चुकी थी। और नॉर्मल जैसे उसकी जो बोली थी, नॉर्मल आवाज़ थी, उस आवाज़ में नहीं बात कर रही थी, उसके मुंह से अलग ही औरत की आवाज़ आ रही थी। और इसके पापा जो ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो बताते हैं कि जब वो आए ना घर पे और इन्होंने इनका मुंह देखा अपनी वाइफ का, तो मुंह देख के इनको ऐसा लग रहा था जैसे ही कोई और ही औरत है, हालांकि हम्म। थी वही, लेकिन उसका फेस इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गया था जैसे कि वो कोई और ही औरत है। और वो उससे बोल रही थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, इस तरीके से वो बातें कर रही थी। तो डॉक्टर्स वगैरह को भी दिखाया उन्होंने। और मतलब दोपहर के 4 साढ़े 4 बजे करीब वो आए थे। तो अगले दिन तक वो ऐसी बेड पे पड़ी रही बिना कुछ खाए पिए, कुछ भी मतलब नॉर्मल नहीं हो रही थी। और काफ़ी कुछ कोशिश वगैरह करी इन्होंने, डॉक्टर्स की दवाइयाँ वगैरह और इधर उधर आसपास के लोगों ने मिलकर, लेकिन उसकी हालत ठीक ही नहीं हो रही थी। इस बीच जो है इनके जो मायके वाले थे, उनके पास भी एक खबर पहुंची कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। और खून वून भी आ रखा था उनका बहुत सारे, तो पट्टी वगैरह तो करवाई दी थी इन्होंने। तो इनके जो मायके वाले थे उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, इनको हमारे यहाँ पे ले आओ, हम यहाँ पे कर देंगे। इस बीच इनके 2 भाई थे, वो भी वहाँ पे पहुँच गए थे उनके यहाँ पे, उनके ससुराल में इनको लेने के लिए। तो तीसरे दिन जब ये लेकर जाने लगे ना उनको, इनके मायके, तो बहुत ही तेज तूफान आ गया। तो जाते जाते इनका रुक गया कि भाई थोड़ी देर एक काम करते हैं, तूफान थोड़ा शांत हो जाए उसके बाद हम चल पड़ेंगे। लेकिन तूफान समय के साथ में बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था।
रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर लास्ट में इनके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हमें ऐसे ही मौसम में जाना पड़ेगा, और इन्होंने पीछे बिठाया जी। उसकी वाइफ को। उसकी वाइफ के जो दो भाई थे दोनों, वो उनको पकड़ के बैठे पीछे, आगे ये अपना रिक्शा चलाने लगे और फिर वहां से आने लगे। लेकिन ये बता दें कि लाते हुए भी उनको वो ऐसी ताकत आ गई थी उनके अंदर कि बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रहा था उनको वहां से लेकर जाना। लेकिन जैसे तैसे ये लोग उनको घर पे लेकर आए। लेकिन हुआ क्या कि जब वो घर पे लेकर आए ना, उसके घर वालों ने ऑलरेडी, इनकी रिश्तेदारी में कोई ऐसे ऐसे थे जो कि इन सब चीज़ों का काम करते थे, भूत प्रेत का इलाज वगैरह करते थे। वो इन्हीं के कोई रिश्तेदार थे, इसकी मम्मी की इस लेडीज की फैमिली में ही कोई थे वो। और वो ऐसे थे कि उनके ऊपर, वो अपने ऊपर किसी की भी आत्मा को बुला सकते थे। इनके देवी देवताओं की, परिवार के जो बड़े लोग थे मर चुके थे, उनकी आत्मा भी उनके ऊपर आती थी। तो उनको उन्होंने बुला रखा था कि भाई आप आना एक बार देखना क्या परेशानी हो गई है उसको, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे तब तक। तो ये लोग पहले पहुंच गए, ऑटो रिक्शा से इन्होंने फिर उठाया उसको, तब तक वो फिर से बेहोश हो गई थी। लिटाया, फिर अंदर उसको लिटाया उनकी बॉडी को। फिर उन्होंने जो है सारी पूरी उसकी बॉडी की मूवमेंट खत्म हो गई थी। तो उन्होंने जो है नाक पे ऐसे हाथ वाथ करके उनकी सांस वास चेक की, तो पता चला कि उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। मतलब सांस लेना बंद कर दिया था उसने, सांस नहीं ले रही थी वो। तो सब रोने लगे कि ये क्या हो गया, एकदम से जो है इनकी मौत हो गई। अब हुआ क्या कि जब ये सब चल रहा था ना, इन्होंने सबने वो कर दिया, वो मतलब कफन उसको उड़ा के लेटा दी, बॉडी लेटाई रखी थी नीचे। सब मान रहे थे कि भाई डेथ हो चुकी है, डेथ रो हो रहे चुकी थे, है। और उसकी बॉडी के ऊपर कफन कपड़ा डाल रखा था, सर ढक लिया था। अब इस बीच क्या हुआ, वो जो बाबा बुला रखे थे ना इन्होंने, जो उनको देखने वाले आने वाले थे, उन्होंने जैसे ही इनके परिवार, उनके घर की दहलीज के अंदर पैर रखा ना, तो उनके ऊपर इस लेडीज के दादा की आत्मा आ गई। अच्छा। और ये बताते हैं कि वो जो दादा थे वो अपने जमाने में बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, और उनको भी बंगाल की किसी चुड़ैल ने मारा था, उसको उसको मतलब उसका इलाज करते हुए मार दिया था। तो जैसे ही वो पैर रखा इन्होंने इनके घर में, उसके अंदर वो दादा की आत्मा आ गई। और वो दादा की आत्मा आई तो वो जल्दी से अंदर आया गुस्से में तरतराते हुए, और इसके बालों से पकड़ गए, इसकी बॉडी को, डेड बॉडी थी वो तो, इसके बालों से पकड़ के उसको खड़ा करा। अच्छा। और उससे पूछा कि कौन है तू, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है, बता। तो असल में वो मरी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा आ गई थी ना उस औरत की, वो उसने उसकी सांसें रोक दी थी। तो फिर वो औरत उनसे बोली, उस आत्मा को पता चल गया था कि बहुत बड़े तांत्रिक है, मैं इससे लड़ नहीं सकती हूँ। तो वो डर गई उनसे। उसने उनको बताया कि असल में मैं तो जो है अपनी जगह पे बैठी हुई थी, इसी ने खुद ही ने आके मेरे को परेशान किया, और मैंने इसको बोला भी कि तू चली जा, लेकिन ये नहीं मानी, इस वजह से जो है मैं इसके ऊपर आ गई। तो उसके दादा ने बोला, तू अभी के अभी उसको छोड़ के चली जा, नहीं मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा। तो वो हाथ जोड़ने लगी, माफ़ी मांगने लगी वो आत्मा जो थी, क्योंकि उसको पता था कि बहुत ताकतवर है, मैं इनसे नहीं लड़ सकती। और उसके बाद जो है वो तुरंत उसी टाइम उसकी आत्मा को छोड़ के चली गई। और जो थोड़ी देर पहले तक उनकी सांसें बंद हो चुकी थी ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और ऐसा हो गया कि जैसे उनको छुआ ही ना हो। और जब उनको होश आया, वो अपने पूरे, मतलब अपने आप में आई, अपनी बॉडी में आई, तो वो पूछने लगे भाई क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे सब रो क्यों रहे हैं। कुछ भी तो याद उनको नहीं कुछ भी उनको। याद नहीं था। फिर उनको उस टाइम पे तो कुछ नहीं बताया, उनको बताया कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक दो दिन बाद उनको वो बात याद आई कि मेरे साथ में वहाँ पे टॉयलेट में क्या क्या हुआ था, जब वो धीरे धीरे उनके साथ सब कुछ नॉर्मल हुआ। लेकिन उनको तब भी सिर्फ वहीं तक का याद है कि जब वो बेहोश हुई थी, जब उसने मारा था उसको। मारा था। उसके बाद अगले 2-3 दिन जब वो बेहोश रही थी, पजेस रही थी उसकी बॉडी, उनको उनके साथ क्या क्या हुआ वो उनको कभी भी याद नहीं रहा। और उस दिन के बाद जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, वो फिर कभी आत्मा उनके नहीं आएगी। अच्छा भाई, वो जो औरत थी जो उनको दिखी, जिन्होंने उनको मारा था, उस औरत के बारे में कुछ पता लगा कि नहीं, वो उसके कौन बारे थी? में कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा। वो मेरे ख्याल से कोई रैंडम शायद वहाँ पे किसी लेडीज की उस मोहल्ले में डेथ हुई होगी, और वही आके भटक रही होगी। क्योंकि इस तरह की जो आत्माएं होती हैं वो ऐसी जगहों पे जाके बैठती हैं जहाँ पे उनको कोई परेशान ना करे, है ना, पेड़ों के ऊपर, सुनसान जगहों पे। तो मेरे ख्याल से वो इसीलिए वहाँ पे आके बैठी होगी क्योंकि उसे परेशान ना करे। लेकिन किस्मत की बात है, नहीं कि बदकिस्मती की बात है कि इन्होंने सोचा था कि मैं मदद करूंगी इस लेडीज की, लेकिन वो कुछ और ही निकली और फिर इन्हीं के ऊपर ही चढ़ गई। तो मदद करना भी भारी पड़ जाता है कई बार। मैं वही कहने वाला था भाई कि तो आज के टाइम में लोग किसी की मदद करे ना करे,
एक चीज़ और है भाई, आपने ना पिछले पॉडकास्ट में मेंशन किया था कि जब भी हम कभी, खासकर जब पब्लिक वॉशरूम वगैरह जाए तो हमेशा खासकर जाना चाहिए, है ना? तो मतलब आपके हिसाब से ये जो एंटिटीज़ होती हैं, ये वॉशरूम में और ऐसे मतलब थोड़ी गंदी जगह में ज़्यादातर होती हैं? नहीं, सभी एंटिटीज नहीं होती, हम्म। सभी एंटिटीज गंदी जगहों पे नहीं रहती हैं, आत्मा वगैरह साफ जगहों पे रहना चाहती। कुछ एक एंटिटी ऐसी होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक खबीस नाम का होता है, जिन जी। होता है। वो ऐसा जिन होता है, वो गंदी जगहों पे रहना पसंद करता है, कूड़े के ढेरों पे। जैसे हम्म। रात में आप किसी जगह से आ रहे हो, दिल्ली में तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, हम्म। कूड़े के ढेर के ऊपर आपको कुछ ऐसा अजीब बैठा दिखाई दे, तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। और ये बहुत से लोगों ने मेरे को बताया, हिंदू कल्चर में तो मेरे को नहीं पता ऐसा होता है, लेकिन मुस्लिम कल्चर में तो मैं बहुत से लोग ऐसे बताते हैं। और गांव गांव के लोग में भी, हिंदुओं में भी मैंने सुना है ऐसा कि वॉशरूम में जाने से पहले जो है मुंह से हम्म। खखारा करना होता है या नॉक करना होता है, जी। थोड़ा सा इशारा दे देना होता है कि भाई हम आ रहे हैं, तो अंदर कोई भी चीज़ है तो साइड में हो जाए और हम जाके अपना वॉशिंग यूज़ कर लें। हम्म। इनफैक्ट ये भी बताते हैं लोग कि जैसे बहुत बार रास्ते में इधर उधर जाते हुए पेड़ वगैरह के नीचे भी टॉयलेट कर देते हैं, तो वो भी बहुत खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि क्या पता किस पेड़ के ऊपर किस तरह की चीज़ रहती है। तो या तो अवॉइड करो रास्ते में ऐसे ऐसी सुनसान जगहों पे पेड़ के नीचे टॉयलेट वगैरह करना। लेकिन अगर आप कर भी रहे हो तो एक बार थोड़ा सा अनाउंस कर दो कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई चीज़ है तो आप हट जाइए। हम्म। और बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी तो हमें कुछ दिखता तो है नहीं, यही हम्म। बोल सकते हैं। मतलब ना केयरफुल रहो पहले से हाँ, ही। पहले के ज़माने में तो क्या है ना कि टॉयलेट्स वॉशरूम्स वगैरह हुआ नहीं करते थे घरों में, अब तो घर घर में है। हम्म। गांव देहात में शायद नहीं होंगे, लेकिन शहरों में तो सभी जगह वॉशरूम्स हैं, तो जी। वो तो दिक्कत नहीं है अब कि भाई बाहर कहीं जाके हमें यूज़ करना पड़ रहा हम्म। है ना, जंगलों में जाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी रास्ते वगैरह में कहीं जाके हम बीच रास्ते में करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए ऐसी जगह। जी भाई। भाई अभी आपने मेंशन किया था खबीर जिन, तो इसके बारे में कोई इंसिडेंट है आपके पास? खबीज जिन एक्चुअली मेरे को एक स्टोरी भेजी थी कुछ टाइम पहले, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं। एक एक लेडीज थी, नहीं लेडीज नहीं थी, वो एक स्कूल की स्टूडेंट थी, लड़की थी। हम्म। उसके ऊपर चार चार खबीस आ गए थे, चार खबीस उसके ऊपर, लड़की के ऊपर आ गए थे। एक साथ चार? हाँ, एक साथ चार खबीस आ गए थे उसके ऊपर। और यूपी की थी वो स्टोरी कोई। और वो मेरे ख्याल से ना ट्यूशन जाया करती थी रास्ते में, और रास्ते में कोई कूड़े का ढेर पड़ता था, उस कूड़े के ढेर पे वो खबीज रहा करते थे। और वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। तो ऐसा नहीं है कि उस लड़की ने वहां पे टॉयलेट किया था या उसने कोई ऐसी छेड़खानी करी थी कि जिससे कि वो चारों खबीज उसके ऊपर आ गए। वो तो नॉर्मल उस रास्ते से जाया करती थी। लेकिन जब वो रास्ते से जाती थी ना, तो वो खबीज उसके ऊपर नजर रखते थे। और ये ये जो इस तरह की चीजें होती है ना, ये मौका ढूंढती हैं अपने शिकार के ऊपर कब्जा करने का। जैसे कि बाई चांस आप रास्ते से जाते हुए आपको ठोकर लग गई और आप हम्म। एकदम से गिर रहे हैं, तो आपका ध्यान एकदम से हट जाता है ना। तो इस तरह के जो मौके होते हैं, इस तरह के मौकों पे ये चीजें एकदम से आ जाती हैं आपके ऊपर में। तो उस रास्ते पे पता नहीं क्या हुआ उस लड़की के साथ में, चारों के चारों खबीज उसके साथ में आ गए। तो उसके साथ में जो ट्यूशन पे लड़की पढ़ती थी ना, उसने ये स्टोरी भेजी थी मेरे को। तो उसके बाद वो लड़की बहुत ही बीमार रहने लगी थी, उसने ट्यूशन वगैरह भी जाना बंद कर दिया था। और उसकी बॉडी पे ना दाने निकल आए थे बहुत सारे, उसका फेस जितना सुंदर था वो सारा उसकी सुंदरता चली गई थी, और बहुत बीमार रहने लगी थी। ऐसा हो गया था, मतलब उसकी पूरी की पूरी बॉडी सड़ने लगी थी। हम्म। बहुत बुरी हालत हो गई थी उस लड़की की। और बहुत जगह उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन बहुत कहीं पे भी उसका लड़की का इलाज नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर उन्होंने बताया था कि किसी कोई साधु महाराज थे जो कि इसके महादेव के भक्त थे बहुत बड़े। उन्होंने उस लड़की का इलाज किया था। हम्म। और वो भी बहुत ही मुश्किल से उसका इलाज कर पाए थे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में ताकत तो होती है, ऊपर से उस पर तो चार चार जिन आ गए थे। और जिन हम समझ ही सकते हैं क्यों आए होंगे उस लड़की के ऊपर में, है ना। जी। उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए आए होंगे वो जिन। तो जब वो इस तरह के चीज़ों के मकसद से आते हैं, तो उनको एक आदत सी लग जाती है और वो छोड़ना नहीं चाहते उस आदत को। तो उनको वैसे दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फाइनली वो लड़की ठीक हो गई थी, बच गई थी। लास्ट में उसके साथ में ठीक हुआ था। आ, कभी इसकी एक और मैं बताता हूँ स्टोरी, एक मेरे को उड़ीसा से भेजी थी। जी।
मतलब ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं है, छोटा सा इंसिडेंट है। वो क्या था, एक कोचिंग सेंटर में रहा करते थे, 2 दोस्त रहा करते थे। तो एक बार जो था वो दोस्त कहीं अपने घर गया हुआ था, तो जो दूसरा दोस्त था वो कोचिंग सेंटर पे ही था। तो पहला वाला जो घर गया था ना, वो वापस आ रहा था और उसकी ट्रेन रात में थी 2 ढाई बजे की। तो उसने अपने दोस्त को बोला था कि मैं इस टाइम पे रात में स्टेशन से उतरूंगा, तू एक काम करिए, तू मुझे बाइक पे मतलब आ जियो लेने के लिए, हम्म। और फिर मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा। तो रात के मैं 2 ढाई बजे के करीब वो उसको लेने के लिए जा रहा था रेलवे स्टेशन पे। तो बीच में ही एक जगह पड़ती थी जहां पे कि बहुत ही ज्यादा कूड़े का ढेर था, कूड़े का ढेर पड़ा रहा करता था वहां पे। तो जब वो जा रहा था ना बाइक पे, तो उसको उस कूड़े के ढेर के ऊपर एक आदमी बैठा दिखाई दिया। ढेर के ऊपर। मतलब ऐसा नहीं, पहाड़ वाला ढेर नहीं था, हम्म। मतलब नॉर्मल ढेर जैसे अच्छा शहरों अच्छा। में होते हैं, इस टाइप का ढेर छोटा था। जो होता है। हाँ, उस ढेर के बीच में एक आदमी बैठा दिखाई दिया जो कि कुछ खा रहा था। तो उसने एकदम से जाते हुए उसको देखा, तो देख के उसको लगा अटपटा कि भाई ये क्या कर रहा है आदमी यहाँ पे। और वो बहुत ही मैले गंदे से कपड़े थे, गंदी सी उसकी हालत थी, वो जो आदमी बैठा हुआ था। तो उसने पीछे से उसको आवाज दी कि अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे। हम्म। तो वो जो आदमी था उसने उसको पलट के देखा, तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक, और वो उस कूड़े के ढेर में से कुछ मांस वगैरह उठा के खा रहा था। तो वो देख के तो वो लड़का जो है इतना बुरी तरह डर गया, वो अपनी बाइक वाइक वहीं छोड़ के वहां से सीधा पैदल ही अपने घर पे वापस भाग गया। हम्म। और फिर जो उसका दोस्त था उसने उसका बहुत वेट किया। फिर सुबह 5 बजे के करीब वो वेट करके उसका दोस्त खुद ही आया वहां से, अपने घर पे पहुंचा। तब उसने फिर अपने दोस्त को बताया कि ऐसे ऐसे रात में हुआ था। और फिर वो दोनों वापस से गए, अपनी मोटरसाइकिल लेकर आए। लेकिन उसके पीछे लगा नहीं था वो खबीस, बस उसने देखा था वहां पे। हम्म। आई एम श्योर वो खबीस ही था कोई, क्योंकि कूड़े के ढेर पे ये खबीस ही बैठते हैं ज्यादातर। हम्म। तो ये था वो इंसिडेंट ऐसे खबीस का। जी भाई, अभी आप जहाँ से आए हो जिस रास्ते से, तो दिल्ली में वो बीच में भी एक कूड़े का ढेर पड़ता है बहुत बड़े वाला। दिल्ली में तो जगह जगह है, दिल्ली एनसीआर में तो जगह जगह इस तरह के कूड़े के ढेर जी। बने हुए हैं। पूरे के पूरे पहाड़ है यहाँ तो कूड़े के, उन पे हम्म। तो जाने किस किस तरह के खबीस बैठते होंगे। खैर, जी भाई। और अब चलो जिन्नात की बात चली रही है, तो मैं आपको जिन की एक स्टोरी और सुनाता हूँ। हम्म। ऐसा नहीं है कि सभी जिन जो होते हैं ये बुरे होते हैं या हमेशा इंसानों का बुरा करते हैं। भाई जितना मैंने सुना है ना, मतलब ज्यादातर स्टोरीज में ऐसा है कि जो जिन होते हैं वो पोजेस करते हैं, मैक्सिमम सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं। हाँ, कुछ स्टोरीज में होता भी है ऐसा, कुछ कुछ स्टोरीज में अच्छे के लिए भी होता है। हम्म। चलो 2 3 छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताता हूँ मैं आपको। जी। पूरी पूरी की पूरी स्टोरीज तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन अब ये टॉपिक छिड़ गया तो मैं आपको हम्म। कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ। ये स्टोरी मेरे को भेजी थी, वेस्ट बंगाल से भेजी थी या शायद आसाम से, मेरे को किसी किसी व्यूअर ने भेजी थी। उनकी रिश्तेदारी में ना एक लड़की थी, उसका नाम याद नहीं मेरे को, लड़की का क्या नाम था। 18 19 साल की उम्र थी, इनके मामा की लड़की थी वो। और वो इकलौती लड़की थी इनके मामा की, उनको उसके अलावा उनकी और कोई औलाद भी नहीं थी, वो लड़का लड़की और कुछ भी नहीं थे। तो और वो काफी मतलब वैसे थे, ओपन माइंडेड लोग थे, पैसे वाले थे, अच्छे खासे खूब अमीर थे। तो वो मुस्लिम तो थे, लेकिन वो ओपन माइंडेड थे। तो उनकी लड़की जो थी वो भी इसी तरह के कपड़े पहना करती थी, खूब वेस्टर्न वेयर, शॉर्ट्स, जीन्स, टॉप्स वगैरह इस तरह के कपड़े पहना करती थी। हाँ, और उसके घर वाले मना नहीं करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से उस लड़की ने बुर्का पहनना शुरू कर दिया। बिना घर वाले ने कुछ नहीं कहा, अपने आप हाँ, से? अपने आप से। आस पड़ोस में लोग देखते, पहले तो वो जीन्स शॉर्ट्स वगैरह इस तरह के कपड़ों में बाहर जाया करती थी घूमने के लिए। हम्म। लेकिन फिर एकदम से वो जब भी जाती सर ढक के जाती, बुर्का पहन के जाती, इस तरह से वो पूरा ढक के जाती थी। तो आस पड़ोस के लोगों को शक हुआ कि ये सब मतलब ऐसे क्या हो गया है इसमें। तो बातें तो चलती हैं आस पड़ोस में कि भाई पक्का इसके साथ में कुछ ना कुछ हुआ है। तो इनके जिसने ये स्टोरी भेजी ये भी उनके रिश्तेदार थे, तो इन तक भी बात पहुंची। तो असल में उस लड़की के साथ हुआ क्या था, उस लड़की को परफ्यूम वगैरह वगैरह लगाने का भी बहुत शौक था। हम्म। तो किसी दिन वो बहुत सज धज के कहीं पे गई होगी परफ्यूम वगैरह ला के, सुंदर लड़की थी और उम्र भी कम ही थी उसकी। तो उसके पीछे कोई जिन लग गया था उसकी खूबसूरती की वजह से, और उस जिन ने उसको अपनी पत्नी बना लिया था। और वो उस जिन ने उसको बोला था कि अब तू मेरी पत्नी बन चुकी है और तू बाहर कहीं भी जाएगी तू बुर्का पहन के ही जाएगी, अपने आप को ढक के ही जाएगी। और वो फॉलो भी कर लिया उसके इंस्ट्रक्शंस? हाँ,
क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। ये लड़की देखो, पहली बात तो ये लड़की जिसके साथ हो रहा है ना ये सब कुछ, उसने नहीं भेजी ये स्टोरी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। हमें थर्ड पर्सन ने स्टोरी भेजी है, ठीक है। तो जिनके बीच में और उसके बीच में क्या बात हुई होगी क्या नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, और जिसने स्टोरी भेजी है उसे भी नहीं पता। लेकिन वो उसने ये बुर्का पहनना शुरू कर दिया था, इतना हमें पता है। फिर इसके घर वाले जो थे उनको भी पता लगा, क्योंकि ये अंदर कमरे में बंद रहती थी, बातें करती थी किसी से, तो उन्होंने भी काफी उसका इलाज करवाने की कोशिश करी। काफी मौलवी वगैरह उनके चक्कर लगाए, लेकिन कोई भी उस जिन को जो है उससे दूर नहीं कर पाया। फिर एक दिन क्या था, जब इसकी मम्मी और वो लड़की अकेली थी घर में, तो वो जिन उस लड़की के ऊपर आया और उसने इसकी माँ से बोला कि अब ये मेरी पत्नी बन चुकी है, और तुम ये जो जगह जगह जा रहे हो ना इसको मेरे से दूर करवाने के लिए, ये करना बंद कर दो, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा और मार के अपने साथ ले जाऊंगा। पर अगर तुम चाहते हो इसको ये जिंदा रहे तो ये सब चीजें बंद कर दो। लेकिन अब माँ बाप भी बेचारे क्या करें, है ना, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ऐसे हालातों में लड़की को। ना मरने के लिए छोड़ सकते हैं ना हाँ, वैसे छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कोशिश करते रहे आगे वो, और मौलवी वगैरह से उसको हटाने की कोशिश करते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी ऊपर छत के ऊपर कपड़े वगैरह मतलब उतारने के लिए गई हुई थी। तो जब वो कपड़े लेकर आ रही थी ना अंदर, तो उन्होंने देखा कि वो जो लड़की थी उसने अपने आप को किचन के अंदर बंद कर लिया, किचन को अंदर कुंडी से बंद कर लिया। और किचन में वो थे, क्या बोलते हैं, ग्रिल्स ग्रिल्स वाले जंगला होता है ना, खिड़की वो थी। तो वहां से वो देख पा रही थी अपनी लड़की को कि ये अपने अंदर बंद कर रही है। तो उसने देखा, उसकी माँ ने, कि अंदर वो बंद कर रही, और अपने आप पूरे अपनी बॉडी के ऊपर उसने वो डाल लिया, कैरोसिन डाल लिया अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, उसकी बेटी ने? बेटी ने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। और कैरोसिन डालते वो अपनी माँ से बोल रही थी कि मैंने तेरे को बोला था ना कि तुम जाना बंद कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर उसके देखते ही देखते उसने पूरी कैरोसिन डाला अपने ऊपर और आग लगा ली अपनी बॉडी के ऊपर। वो खूब चीखी चिल्लाई, आसपास के लोग भी आए, लेकिन जब तक वो जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा तोड़ा, वो लड़की जल के मर चुकी थी, मतलब बची नहीं वो लड़की है एंड द एंड। तो ये भी इस टाइप की चीजें भी होती हैं कि भाई जिन जो है किसी को खत्म ही कर दें। लेकिन भाई इसी में आपने ये भी कहा कि सारे जिन बुरे नहीं होते हैं। एक और स्टोरी सुनाता हूँ, चलो एक दो स्टोरीज और सुनाता हूँ मैं जन्नत की आपको। जी भाई। ये स्टोरी मेरे को यूपी से भेजी थी किसी ने। तो ये जिस मोहल्ले में रहा करते थे ना, उस मोहल्ले में एक वो थी, दरगाह थी। क्या नाम था उस दरगाह का, मैं ये वाली स्टोरी जो है प्रिपेयर नहीं करके आया था, इसलिए मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको दरगाह थी उनके मोहल्ले में। और इस दरगाह में जिनके ऊपर ऊपरी परेशानियां हुआ करती थी, इस तरह की चीजें होती थी, वो लोग जाके अपना इलाज करवा सके उस दरगाह में। और उस दरगाह के पीछे ही एक खुला सा ग्राउंड था जिसमें कि पेड़ लगा हुआ था, और आस पड़ोस के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे उसमें जाके खेला करते थे। तो इस फैमिली में जो है ना, एक ये लड़की थी जिसने स्टोरी भेजी थी, और इसका एक भाई था जो कि छोटा था, 5 साल के करीब का था वो लड़का। तो ये बताती वो लड़का बहुत ही ज्यादा शैतान था, मानता नहीं था किसी की भी बात। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये सारे बच्चे आस पड़ोस के मोहल्ले के उस पेड़ के नीचे खेल रहे थे ना, जो उस दरगाह के पीछे पेड़ था, तो इनको उस पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा दिखाई दिया, उसकी एक ब्रांच के ऊपर, पेड़ के ऊपर। तो वो सांप देख के सब बच्चे तो दूर हो गए, लेकिन वो लड़का इतना शैतान था, उसने पत्थर लिया और पत्थर उस सांप के ऊपर फेंक के मार दिया। और पत्थर फेंक के मारा तो पत्थर लगते के साथ में ही जो है ना, वो सांप वहां से गायब हो गया। और ये देख के तो सब बच्चे वहां से गायब हो गए, वो भाग गए वहां से। लेकिन वो लड़का वहां से नहीं भागा, वो वहीं पर ही खेलता रहा। और फिर खेलते खेलते वो ऊपर चढ़ गया उसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर, और पैर लटका के अपना खेलने लगा। लेकिन फिर हुआ क्या, खेलते खेलते जिस जिस ब्रांच पे वो सांप बैठा था ना, उस पे उसके हाथ चिपक गए ऐसे करके, और वो रोने लगा, उसके हाथ छूट नहीं रहे उस ब्रांच से। तो वो खूब चिल्लाया कि, मतलब रोने लगा, 5 साल का बच्चा तो क्या ही बोलेगा। तो उसकी जो बड़ी बहन थी नीचे जो देख रही थी, वो जल्दी से भाग के गई और अपनी मम्मी को बुला के लेकर आई। फिर उसकी मम्मी आई, आस पास उसकी औरतें आई। तो फिर उन्होंने जैसे तैसे उसको उतारा, उस बच्चे को नीचे उतारा, तब तक उसके हाथ छूट गए थे। फिर वो लेकर आया, तो तब तक भी सबको कुछ ऐसा पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं। सबको ये लग रहा था कि बच्चा खेलते खेलते शायद ऊपर फंस गया होगा, कुछ हुआ होगा, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी रात को ना उसकी माँ को एक सपना आया।
सपने में एक सफेद कपड़े पहने, बड़े बड़े बाल उस आदमी के, लंबा तगड़ा सा आदमी, और एक टिपिकल जो है एक जिन वाला जो हुलिया होता है वो हुलिया था उस आदमी का। वो उसकी माँ के सपने में आया। उसने बोला कि हम लोग तो हमेशा तुम इंसानों की मदद ही करते आए हैं, हमने तो तुम्हारा कभी कुछ बुरा करा नहीं, लेकिन फिर भी तेरे बेटे ने जो है मुझे पत्थर मारा, और मैं तेरे बेटे की जान लेकर ही रहूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो भाई वो जो जिन था वो सांप के रूप में था? हाँ, वो सांप असल में जिन था हम्म। जिसको उसने पत्थर मारा था वहां पर। तो वो जिन से बहुत नाराज हो गया था, और उसकी माँ के सपने में आके उसने ये बात बोली कि तेरे बेटे ने मेरे को पत्थर मारा है, ये बहुत ही जो है मतलब शैतान लड़का है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसकी माँ रोने लग गई सपने में ही कि बाबा माफ कर दो, वो तो छोटा बच्चा है, उससे गलती हो गई, उसकी उसकी जो भी ऐसी ऐसी सजा मत दो उसको, आप जो बोलोगे मैं करूंगी। तो वो काफी रोई और गिड़गिड़ाई उसके आगे, उस जिन बाबा के आगे। तो कुछ देर बाद उसका भी फिर जो है मन पसीज गया उस जिन का। तो उसने बोला कि चल ठीक है, मैं तेरे बेटे की जान बख्शूंगा, लेकिन एक शर्त पे, और शर्त ये है कि तेरे को अगले 21 दिनों तक जो हमारी दरगाह है जिसमें मेरी मज़ार है, उस मज़ार के चारों तरफ झाड़ू लगानी होगी। और वो झाड़ू ऐसे नहीं लगेगी, वो जो तेरे बाल है ना, तेरे को अपने बालों से झाड़ू लगानी पड़ेगी 21 दिनों तक। अपने बाल से? हाँ, अपने बाल, बाल बड़े बड़े थे उसके, बालों से पूरा हूसना पड़ेगा सारा। तो उसकी भी मजबूरी थी उस लेडीज की, वो बेचारी क्या करती, उसने बोला ठीक है बाबा मैं यही करूंगी। और फिर अगले 21 दिनों तक रोज सुबह सुबह वो जाती उस दरगाह में, और अपने बालों को बांध के जैसे झाड़ू लगाते हैं वैसे वो बालों से उस पूरी दरगाह की झाड़ू लगाती। अगले 21 दिनों तक उसने ऐसा किए, और तब जाके जो है उसके बच्चे की जान बची। तो मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं ये जो जिन था इसने कोई फिजिकली कोई हार्म नहीं पहुंचाया? फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाया, और वो हार्म पहुंचाता भी नहीं था वहां पे। वो जैसे कि बोल ही रहा था कि वो तो अच्छे के लिए इलाज ही करता था वहां पे लोगों का, लेकिन उस बच्चे ने ऐसी हरकत करी कि उसको गुस्सा आ गया था, क्योंकि होते तो वो भी एक तरह से इंसानों के जैसे ही हैं। कोई उनको परेशान करेगा तो उनको भी गुस्सा आएगा, गुस्सा आता है उनको भी, बदला लेने की भावना उनमें भी होती है, सब चीजें होती हैं इंसानों की तरह जैसे। अच्छा भाई, मैंने सुना है कि जो जिन होता है जो मतलब जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, ऐसे भी कुछ होते हैं जो हमारे बीच में ही रहते हैं, उनकी जो हाइट होती है बड़ी लंबी होती है, 6-6 फुट के होते हैं, हट्टे कट्टे से होते हैं, ऐसे भी कुछ है? नहीं, ऑलमोस्ट सभी जिन इस तरीके के होते हैं। ये तो जिनका एक जैसे मैंने बताया ना, ये भाई। जैसे जैसे मैंने बताया ना, ये लंबा सा सफेद कुर्ता पजामा पहने, लंबे लंबे बाल, ये एक टिपिकल हुलिया होता है जन्नात का। और इनकी भी एज बढ़ती है, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं। और अगर ये इंसानों के रूप में रह रहे हैं तो ये अपनी मर्जी से अपने रूप में आ रहे हैं। ऐसा ना, इनके पास में इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत होती है। इस्लामी कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में मानते हैं कि जिन्नात जो होते हैं वो आग के बने होते हैं, और इंसान जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। जी। और जिन्नात में बहुत ताकत होती है, इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत होती है। ये इंसानों के सपने में आ सकते हैं, टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ये कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जितनी तमाम तरह की दरगाहें होती हैं, पीर बाबा वगैरह हुआ करते हैं, बहुत से पीर बाबा तो असल में और कोई नहीं, जिन ही हुआ करते थे पुराने जमाने में, जिनको बाबा बोलते हैं। और ये जो दरगाह होती हैं, इनफैक्ट अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, यूपी में ही है वो कोई दरगाह। तो कोई चोर था, वो उस दरगाह पे चोरी करने के लिए आया था। तो वो चोरी कर रहा था ना, वो क्या बोलते हैं बक्सा सा, तो उसमें उसके हाथ चिपक गए उस चोर के, तो बक्से के ऊपर ही चिपक बक्से गया? के ऊपर हाथ चिपक गए। पूरा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। वो खूब जो है रोया। रात में आया था वो चोरी करने के लिए, फिर सुबह जब आसपास के लोग आए, देखा उसको, तब तक भी उसके हाथ चिपके ही गए थे, तब उसका वीडियो बनाया गया था। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि बंधा नहीं था उसका हाथ, बस ऐसे ही चिपक गया उसके ऊपर। तो ये जितने भी ये होती हैं दरगाहें वगैरह होती हैं, यहाँ पे जिन ही होते हैं, क्योंकि इंसान इलाज नहीं कर सकते ना, इंसानों के पास इतनी ताकत नहीं होती। जिन होते हैं, पीर बाबा वगैरह होते हैं, इनके पास या तो जिन होते हैं या खुद ही जिन होते हैं, और वो जिनों की मदद से जो है इलाज करते हैं फिर लोगों का। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। अच्छा, एक और बात भाई, हाँ हम सब ने सुना है अलादीन का जिन जो होता है, तो
जैसा आपने बताया जिन हमारी हेल्प भी करते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं, तो क्या वो जो कंसेप्ट है अलादीन के जिन वाले की चिराग घिसोगे तो जिन आएगा वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, 3 इच्छाएं, क्या वो कंसेप्ट सच हो सकता है? सही है वो तो एक या सिंबॉलिक इमेजिनरी स्टोरी है है बस? ना, इमेजिनरी नहीं, एक सिंबॉलिक स्टोरी है हम्म। कि भाई उसको एक चिराग ऐसा मिल गया था जिसमें कि जिन रहता था, हम्म। और वो चिराग घिसता तो वो जिन आ जाता था और वो उसका मालिक था। ये तो एक सिंबॉलिक स्टोरी है हम्म। कि भाई अगर हमारे पास जिन आ जाए तो हम जिन की मदद से क्या क्या काम करवा सकते हैं, जिन हमारे हम्म। लिए कुछ भी कर सकता है। हम्म। वो एक सिंबॉलिक स्टोरी है। हो सकता है रियलिटी भी हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हैं दुनिया में। हो सकता है अरेबिया की स्टोरी है, वो हो सकता है हम्म। रियलिटी भी हो, पता नहीं क्या क्या होता है दुनिया में। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो एक सिंबॉलिक स्टोरी है। और ये बात बिल्कुल सच है कि भी अगर आपके पास कोई जिन आ जाए, सिद्ध हो जाए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मुंबई वगैरह में तो जिन बिकते हैं, किराए पे देते हैं लोग। बिकते हैं? हाँ, कैसे बिकते भाई? हैं कि 1 साल के लिए आपको हम जिन दे देंगे, वो आपके सारे काम करेगा, इतने पैसे हम देंगे, वो आपको सब कुछ करेगा जो भी आप बोलोगे। हम्म। इस तरह की चीजें। और मैंने तो ये भी सुना है कि अफवाह है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मुंबई में लोग बताते हैं कि अंबानी के पास भी जिन है। अच्छा। हाँ, और वही जो है उनको इतनी दौलत देता है। अब ये तो क्या क्या पता क्या। मुकेश अंबानी ही नहीं, ऐसे कुछ क्रिएटर्स हैं, जैसे अमान पारकर हैं, तीर्थ परसाना हैं, ये भी मतलब अपने भाई हैं एक तरह से। तो इन्होंने भी कुछ वीडियोस ऐसी बनाई जिनमें उन्होंने कहा है डायरेक्टली कि भाई मोदी जी हैं वो भी इल्यूमिनाटी हैं शायद, मुकेश अंबानी जी हैं। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? यार सबसे पहले तो ना लोगों को पता ही नहीं कि इल्यूमिनाती होता क्या है। हम्म। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या बातें करते हैं लोग, क्या लोगों होता को है। पता है क्या लगता है भाई, अगर कोई भी इंसान ऊपर बैठा है ना, तो उसने कहीं ना कहीं स्ट्रगल नहीं किया है, उसने इल्यूमिनाटी के कल्चर को फॉलो किया और वो सक्सेसफुल बन गया है, ऐसा लोग मानने लग गए हैं। इल्यूमिनाती को ना लोग वो सोचते हैं, रिक्रूटमेंट कंपनी सोचते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। कि वहां पे जाके इंटरव्यू देंगे और वो हमसे सवाल पूछेंगे और बोल देंगे ठीक है जी तुम्हारा इंटरव्यू सक्सेसफुल, तुम कल से नौकरी पे आ जाना, अब से तुम इल्यूमिनाटी बन गए हम एलिजिबल हो गए हाँ, हैं जी। तो ऐसा नहीं होता है, इल्यूमिनाती ऐसे काम नहीं करती है। जितना थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ों पर रिसर्च करता रहता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली अक्षय वशिष्ठ की जी के पॉडकास्ट पे भी गया था, वहाँ भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था इल्यूमिनाती के वगैरह में बारे में। तो थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। जैसे मैंने उनके साथ भी बताया था कि हमारे यहाँ पे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, है ना। हम्म। किसी के ऊपर करवाते हैं, छुड़वाते हैं, जिन छुड़वा दिया, भूत प्रेत छुड़वा दिया। ये सब चीजें छोटी मोटी चीज बातों पे ही कर देते हैं लोग, है ना। किसी से छोटी सी खुन्नस हो गई, दुश्मनी हो गई, उसके ऊपर करवा दिया। हम्म। किसी की दुकान अच्छी चल रही है, उसके ऊपर करवा दिया। फैमिली में ज्यादा चलता है, फैमिली बुआ में, ने करवा दिया, चाची ने करवा दिया, ताई ने हाँ, करवा दिया। किसी का घर बड़ा बन गया, उसके ऊपर हाँ करवा दिया। जी। किसी के किसी के लड़का हो गया, हम्म। उनके लड़का नहीं हो रहा, तो करवा दिया। उसके ऊपर करवा दिया। हम्म। तो ऐसी ऐसी बातों के ऊपर लोग करवा देते हैं। तो आप एक बात सोचो कि जब इतनी छोटी छोटी टुच्ची बातों पे लोग करवा रहे हैं, हम्म। तो जिस लेवल पे पूरी दुनिया कंट्रोल करी जाती होगी, वहां पे क्या क्या होता होगा। जो लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, पॉलिसीज बना रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम चला रहे हैं पूरी हम्म। दुनिया का, मिलिट्रीज चला रहे हैं, हथियार बना रहे हैं बड़े बड़े, वहां पे किस किस तरह की चीजें होती होंगी, हम सोच भी लोग नहीं अंदाजा सकते, भी नहीं लगा नहीं सकते। लगा सकते। वो लोग क्या किस लेवल का ब्लैक मैजिक वो करते होंगे। इसराइल की फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, हम्म। ईरान वगैरह सब इसराइल के खिलाफ हैं, तो क्या सिर्फ ये मिलिट्री से लड़ते हैं? ब्लैक मैजिक क्यों नहीं करते? वो ब्लैक मैजिक करते होंगे ना जरूर। बात जब तो सही है। नुकसान होता है सामने वाले का, नुकसान तो हम्म। होता है। हम तो भाई इसी लाइन में है, हमें तो पता है ब्लैक मैजिक असर करता है, हम्म। मौतें होती हैं, दूसरे का नुकसान होता है। तो जब इतने लोग मर रहे हैं, तो क्या वहां पे ब्लैक मैजिक का यूज नहीं किया जाता होगा? तो ये चीजें तो देखने की होती है ना। मिलिट्री फ्रंट, मिलिट्री लड़ाई, ये सिर्फ एक पहलू है। हम्म। मिलिट्री फ्रंट सिर्फ एक फ्रंट है, उसके अलावा बहुत सारे फ्रंट होते हैं जहां पे की लड़ाई करी जाती है। हम्म। बस ये पब्लिक के सामने ये चीजें लाई नहीं जाती हैं, क्योंकि एक तो पब्लिक में ना बहुत कैओस हो जाएगा, और दूसरा फिर सब लोग इस तरह की चीजों में पड़ जाएंगे, पूरा हम्म। सोसाइटी का एक ऑर्डर बिगड़ जाएगा। लेकिन जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं ना, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये चीजें काम करती हैं और क्या क्या इनसे करवाया जाता है। अब रही बात इल्यूमिनाती की, तो इल्यूमिनाती बेसिकली देखो मैं आपको बताऊं,
इस दुनिया में अच्छी ताकतें भी हैं और इस दुनिया में बुरी ताकतें भी हैं। हम्म अब ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा मैं आपको, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना। मैं आपको बताता हूँ कि इंसानी जो स्पीशीज है ना, इसको किस लिए बनाया गया? आपको क्या लगता है इंसान किस लिए पैदा हो रखा है? हम किस लिए आगे, हमारा पर्पस क्या है इंसानों का? आपको क्या लगता है? हम इंसानों का पर्पस है भाई, जितना मैंने सुना है और समझा है कि हम यहाँ पर आए हैं अपने लिए कुछ बच्चे पैदा करने। करने के लिए। अच्छा, नहीं ये तो नहीं है भाई मेरे हिसाब से। हम यहाँ पे आए हैं बच्चे पैदा करने के लिए। चलो इसको आप थोड़ा चाहे जस्टिफाई कुछ करो। भी हो जाए दुनिया में, हम्म कितनी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई छिड़ जाए, हम्म फिलिस्तीन में इतनी लड़ाई छिड़ रही है, हमारे यहाँ पे दंगे होते हैं, कैंप्स लगते हैं जो रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं, सब जगह मारकाट होती है, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकती, हम्म वो है बच्चे पैदा होना। हमारे यहाँ पे इंसानों को मतलब बच्चे पैदा होने का मतलब लाइफ आगे बढ़ना, हम्म। लाइफ बढ़ना मोटिव है इस धरती पे। और लाइफ क्यों बढ़ाई जा रही है? क्योंकि धीरे 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 जो है हम अभी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, शक्तियां बढ़ रही हैं, हमारी साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं, तो हम हायर डायमेंशंस में जाते हैं। हम्म एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम इंसान जो बना था ना, इंसान बंदर से नहीं बना है, एक्चुअली बंदर से तो बना है लेकिन एवोल्यूशन से नहीं बना है। मैंने अपने चैनल पे एक एलियंस का वीडियो डाला था, जी। उसमें मैंने सब कुछ बताया था कि इंसान कैसे बना, जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, लाइफ फॉर्म्स कैसे डेवलप करती हैं। तो बेसिकली ना इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग टाइप के एलियंस हैं, और कुछ एलियंस ऐसे हैं जो कि 15th डायमेंशन में रहते हैं, कुछ एलियंस ऐसे हैं जो कि 12th डायमेंशन में रहते हैं, कुछ एलियंस ऐसे हैं जो कि 9th डायमेंशन में रहते हैं। अलग अलग डायमेंशंस में एलियंस रहते हैं। हम्म तो उसी तरह 15 डायमेंशंस में जो एलियंस हैं उनमें से कुछ एलियंस हैं जिनको प्लाइडियंस बोलते हैं। हम्म तो हमें जो बनाया है ना, हमें एलियंस ने बनाया, उन्हीं एलियंस ने वो क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में इस तरह के प्लैनेट्स को ढूंढते हैं, अर्थ जैसे प्लैनेट्स को, जो कि लाइफ को सस्टेन कर सकें। और ऐसा नहीं कि हर एक प्लैनेट लाइफ को सस्टेन कर सके, उसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मतलब मापदंड होते हैं। जब वो सब उस प्लैनेट पे हो जाता है तो ही वहां पे लाइफ सस्टेन करी जा सकती है। तो जब यहाँ पे लाइफ सस्टेन, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से बीज लेकर यहाँ पे लाइफ पैदा करी। पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, डुअल सेल ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, पानी में रहने वाले पैदा हुए, फिर जमीन पे आए। इस तरीके से धीरे धीरे सैकड़ों करोड़ों अरबों सालों से धीरे धीरे लाइफ फॉर्म पैदा हुई। फिर जब ये लाइफ फॉर्म पैदा होती है ना, और खूब सारी लाइफ फॉर्म्स पैदा हो जाती है, जैसे धरती पे हुई, इसी तरह अलग अलग प्लैनेट्स पे होती हैं, तो उसमें से वो किसी एक स्पीशीज को चुनते हैं उसको इंटेलिजेंस देने के लिए। धरती पे उन्होंने चुना था बंदर को इंटेलिजेंट स्पीशीज बनाने के लिए। और इंटेलिजेंट स्पीशीज बनाते कैसे हैं? वो बनाते हैं उसका डीएनए चेंज करके। तो उन्होंने बंदर का डीएनए चेंज किया और रातों रात जो है बंदर से इंसान बन गया। बाकी सब चीजें अगर एवोल्यूशन के थ्रू हो रहा होता तो अभी भी बंदर से इंसान नहीं बन पाता। और अगर आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी हो तो चार्ल्स डार्विन भी ये बोलते हैं, जिन्होंने पूरी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जी। बताई है, वो भी यही बताते हैं कि भाई इंसान मतलब धरती पे एवोल्यूशन तो हुआ है, लेकिन सिर्फ इस पूरी एवोल्यूशन की थ्योरी में एक पेज फंसा हुआ है, वो बंदर से इंसान बनने का पेज। उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई इंसान कैसे बन गया बंदर से एकदम से। ऐसा लगता है कि जैसे बंदर एक रात सोया और अगली सुबह जब वो उठा तो वो इंसान बन चुका था। बात आपकी सही मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अगर बंदर में, चलो मान ले बंदर से इंसान बना है, लेकिन अगर बंदर में चेंजेस आए हैं तो बाकी की जो स्पीसीज है वो अब तक इतनी इंटेलिजेंट क्यों नहीं बनी है? बिल्कुल। अब ये तुक्के की बात है कि उन्होंने धरती के ऊपर बंदर को चूज किया। हर एक प्लेनेट पे ऐसा नहीं होता। किसी प्लेनेट पे उन्होंने वो टिड्डे को चूज कर लेते हैं, टिड्डा वहां की इंटेलिजेंट स्पीशीज बन जाता है। तो किसी प्लेनेट पे वो मगरमच्छ को चूज कर लेते हैं, वहां की इंटेलिजेंट स्पीशीज मगरमच्छ है। जैसे हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं ना इंसान, उन प्लेनेट्स पे टिड्डे रूल कर रहे हैं, किसी पे वो यूज कर रेप्टिलियंस, छिपकलियां रूल कर रही हैं। इस तरीके से हर एक प्लेनेट की अलग अलग लाइफ फॉर्म्स होती हैं। अब होता क्या है, जैसे हमें एक पर्टिकुलर टाइप के एलियंस ने बनाया, उसी तरह किसी दूसरे प्लेनेट पे उनको किसी दूसरे टाइप के एलियंस ने बनाया। तो
इनमें अच्छे एलियंस भी होते हैं और इनमें बुरे एलियंस भी होते हैं। अभी जो इल्यूमिनाती वाला कॉन्सेप्ट है ना, पूरा एलियंस वाला कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा हो सकता है लोगों को समझने में मतलब परेशानी हो, क्योंकि एकदम से ऐसी चीज आ जाती है ना सामने की, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बकवास है सब कुछ। लेकिन जब ठंडे दिमाग से इन चीजों को स्टडी करते हो ना, डॉट्स कनेक्ट करते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं असल में हो क्या रहा है। तो बेसिकली है क्या कि हमें जिन एलियंस ने बनाया है ना, वो तो हमारा अच्छा सोचते हैं। वो हमसे बोलते हैं कि कभी फिक्र मत करना, हम तुम्हारे समय समय पे हम आते रहते हैं चेक करने के लिए, कभी परेशानी नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको याद होगा कि कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले एक बात उठी थी कि सूरज के ऊपर जो है ना कुछ लपटें उठ रही हैं, और वो बहुत खतरनाक हो सकती हैं धरती की। तो उस टाइम पे भी, अब ये एलियंस जो ये बातें बता रहे हैं, कैसे बातें बता रहे हैं, एक बहुत ही क्या बोलते हैं, डॉर्थी कैनन नाम की एक बहुत फेमस वो हुआ करती थी हिप्नोथेरेपिस्ट। जी। तो उनके पास इस तरह की एक क्या बोले ताकत बोल सकते हैं, उनके पास एक ऐसी ताकत थी कि वो अपने सब्जेक्ट को हिप्नोटिक स्टेट में ले जाके ना उसको पिछले करोड़ों अरबों साल पहले उसको लेके जा सकती थी। तो वहां जब वो सबसे पहले जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ है वहां पे ले जाती थी ना, तो डायरेक्ट वो एलियन से बात कर सकती थी। और उन एलियंस ने उनको बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने बताया था कि हम समय समय पे हमने इंसानों को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। हमने इंसानों को, उनमें सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमने इंसानों को दिया था वो तो आग का गिफ्ट। जो आग है वो बताते कि धरती प्लेनेट की है ही नहीं, वो हमने इंसानों को गिफ्ट करी है। अच्छा। इसके अलावा भी कई सारी चीजें वो बताते हैं कि हमने इंसानों को गिफ्ट करी हैं, जैसे कि भुट्टा बताते हैं, भुट्टा भुट्टा हमने इंसानों को दिया है। और भी रिसेंट टाइम्स में बात करें तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो बताते हैं हमने दी है। और ये हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करने की जो टेक्नोलॉजी वो हमने दी है इंसानों को। इस तरह की वो बातें बताते हैं। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि इंसान एक ऐसा मूर्ख प्राणी है जो हम जो चीजें उसको देते हैं अच्छे के लिए वो उसी को हथियार बना लेता है। इसलिए हमने उसको जो है ये सब चीजें देना ही बंद कर दिया। यानी कि आपको नई चीज नहीं मिल रही है। अब तो एक्चुअली जिस जिस इंसान के थ्रू ये सब नॉलेज आ रही थी, डॉर्थी कैनन, उनको मरे हुए 11 साल हो चुके हैं, तो अब तो क्या पता क्या चल रहा है। लेकिन जब वो जिंदा थी तब उन्होंने ये सब बातें बताई थी। लेकिन खैर मेन पॉइंट ये है कि इंसानों को जिन एलियंस ने बताया बनाया वो तो इंसानों का हमेशा अच्छा सोचते हैं। लेकिन इसी तरह के दूसरे एलियंस भी हैं जो कि इंसानों का अच्छा नहीं सोचते। वो सोचते हैं, एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं, अलग अलग टाइप के इमोशंस होते हैं, डर का इमोशन, लस्ट का इमोशन, खुशी का, और किसी की मदद करने का। ये इमोशंस ऐसे होते हैं, इनसे ना ताकत मिलती है इस तरह की चीजों को, इन एंटिटीज को, एलियंस वगैरह को जो दूसरी डायमेंशंस में रहते हैं। तो ये डर का माहौल जो होता है इससे इनको इनको ताकत मिलती है, जो नेगेटिव वाले एलियंस होता है। लेकिन अच्छे वाले एलियंस हमारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो नेगेटिव वाले एलियंस हमारा बुरा चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हर समय जो है इंसान ऐसी स्टेट में रहे कि आपस में लड़ते रहें, आपस में जो है मार काट मचती रहे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो मैं सोच रहा हूं कि मैं बताऊं। एक ना गैलेक्टिक फेडरेशन है इस पूरी दुनिया में, अलग अलग दुनिया भर के जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पे एलियंस रहते हैं, उनकी एक फेडरेशन है, गैलेक्टिक फेडरेशन उसको बोलते हैं। उसका ये क्या हुआ? उस दुनिया में जो जितने भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं जहाँ पे कि इंटेलिजेंट स्पीशीज रहती है ना, हमसे कहीं ज्यादा एडवांस स्पीशीज रहती हैं, उनकी एक फेडरेशन है जिसको हम गैलेक्टिक फेडरेशन बोलते हैं। और उस फेडरेशन का एक रूल है, उसको बोलते हैं द रूल ऑफ फ्री विल एंड नॉन इंटरफेरेंस। इस रूल का मतलब ये है कि हम इंसानों को बेशक एलियंस ने बनाया है, लेकिन हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। ये उनका लॉ है। जैसे लॉ होता है ना, हमारे यहाँ पे संविधान है, लॉ है, ये एक तरह का लॉ है जिसको कि वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इंसान एक दूसरे को जितना भी मारे काटें वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये उनके लॉ में है, उनके पास पावर ही नहीं है चेंज करने की। लेकिन वो बीच बीच में जो है हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि हिस्ट्री में थ्रू आउट जो है हर एक कल्चर में एक कल्चर ब्रिंगर रहा है पूरी दुनिया भर में, जो कि कल्चर लेकर आया है उस, और वो कल्चर ब्रिंगर कोई और नहीं, वो एलियंस ही हुआ करते थे। और थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ, ये खैर उन्होंने, डॉर्थी ने तो नहीं बताई थी ये बात, लेकिन मैं खुद सोचता हूँ इस बारे में कि आपने कृष्णा
के बारे में आप एपिसोड्स वगैरह करते रहते हैं। कृष्णा कृष्णा का कलर क्या था? सांवला। इंग्लिश में कौन सा कलर? इंग्लिश में हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेइश। ब्लू कलर, ब्लू कलर था। ब्लू दिखाया जाता है हाँ। और बोला जाता है सांवला। हाँ, ब्लू उनका कलर होता है। लेकिन आप एक चीज सोचो कि आपने कभी कोई इंसान देखा ब्लू कलर? नहीं। ब्लू कलर का कभी कोई इंसान नहीं होता। नहीं। लेकिन फिल्मों में ब्लू कलर किसका होता है? समझ गया। एलियंस का होता है ब्लू कलर। तो खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्णा एलियंस थे, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ जो डॉर्थी बताती थी। वो ये बताते थे कि हर एक कल्चर में थ्रू आउट द हिस्ट्री एक कल्चर ब्रिंगर रहा है, जो कि उस लैंड का, उस जगह का कल्चर लेकर आया है। और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर ब्रिंगर रहे हैं, और उस सबका एक ही पर्पस था कि ह्यूमैनिटी को एक सही रास्ते पर लेकर जाना। अच्छा भाई, मैं एक चीज़ और सोचता हूँ, और आप बताना मुझे कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। हम भगवान को मानते हैं, हमें बताया जाता है कि भगवान जो है ना ऊपर से आए हैं या ऊपर रहते हैं, ऐसा कहते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत पहले कोई एक एलियन आया हो, उसने हमें बताया कि कैसे जीना है, सब कुछ सिखाया, हमारे लिए रिसोर्सेज रखे, हमें बताया कि भाई इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, यही तुम्हारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए, इसको फॉलो करना है, और फिर ये सब बता के वो चला गया। अब हमारा फ़ायदा हो गया। मान लो एक कोई भूखा है, कोई आके उसे खाना दे दे, तो उसके लिए वो भगवान बन गया। अब हमें कुछ नहीं पता, लेकिन किसी ने आके हमें गाइड कर दिया, हमारे लिए भगवान हो गया। तो आजकल जो भगवान का कंसेप्ट है, क्योंकि अभी तो किसी ने भगवान नहीं देखा है, ऐसा बताते हैं कि उस टाइम पे भगवान थे या तब थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो भगवान शायद एलियन ही? ये तो एक फैक्ट है विकास। इनफैक्ट दुनिया भर में बहुत सी ऐसी, क्या बोलते हैं, गुफाएं मिली हैं जहाँ पे कि आदि मानव ने ड्राइंग्स करी हुई हैं अपने। उन्होंने दिखाया कि ऊपर से यूएफओज आ रहे हैं, यूएफओज की ड्राइंग्स बनाई हुई है उन्होंने। तो उन्होंने ड्राइंग्स बनाई है, तो इसका मतलब उनको दिखाया है ना ऊपर आसमान में। और ये बात तो एलियंस खुद ही बताते हैं कि हम तो इंसानों को हमने खुद ने बनाया है। हम स्टार्टिंग से, जब से इंसान पैदा हुआ है, हम आते रहे इस धरती पर तुम लोगों की देखभाल करने के लिए। तुम तो हमारे एक तरह से बच्चे जैसे हो, हम तो तुम्हारी देखभाल करते हैं। लेकिन फिर इस बीच में अब इल्यूमिनाती पे वापस आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस धरती पे ना अच्छे एलियंस तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में बुरे एलियंस भी हैं। धरती पर अच्छे एलियंस भी रहते हैं और साथ साथ में बुरे एलियंस भी रहते हैं। अच्छे एलियंस है वो इंसानों का भला सोचते हैं, लेकिन जो बुरे एलियंस है वो इंसानों को भला नहीं सोचते। इसमें सबसे जो वो होते हैं, वो मतलब बुरे एलियंस जो होते हैं, उनको बोला जाता है रेप्टिलियंस। रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, रेंगने वाले जो होते हैं, छिपकली टाइप, लिजर्ड, ये इस तरह की चीजें। और इन रेप्टिलियंस में एक खास बात होती है कि इनकी जो आंखें होती है ना, हमारी यूं पलक झपकती है, इनकी यूं होती है, जैसे ऐसे करके बंद होती है इनकी पलकें, जैसे लिफ्ट के डोर होते हैं बंद, हाँ वैसे ही। हाँ हाँ, जैसे छिपकली की बंद होती है। तो बहुत सारे इंटरव्यूज आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो इस टाइप के इंटरव्यू देते देते इनका एकदम से जो ये मतलब रूप धरा होता ना, कई बार उसमें ग्लिच आ जाता है इनके। मैंने देखा है भाई, इंस्टाग्राम पर देखा, मुझे नहीं पता वो वीडियो सच है एडिटेड है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम उनका? व्लादिमीर। तो मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पर, एक रील देखी थी, पता नहीं वो सच है झूठ नहीं, है। वो तो फेक होगी। तो हो सकता है फेक हो, लेकिन शायद वैसे ही बात आप कर रहे हो, उनके पीछे लोग खड़े हैं, वो एकदम से ग्लिच आया है हाँ, कि जैसे कुछ चेंज हुआ है। तो इस तरह के जो एलियंस होते हैं ना, रेप्टिलियंस एलियंस, बुरे एलियंस, ये इंसानों के रूप में रहते हैं, लेकिन असल में इंसान होते नहीं है। ये इंसानों का रूप धरते हैं, लेकिन उसमें कई बार उनके ग्लिच आ जाते हैं और कई बार ये पकड़े जाते हैं, कैमरा पे ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो जाते हैं। पहले कैमरा हुआ नहीं करता था, ये पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे सबूत आ चुके हैं जिसमें कि इनके ग्लिच पकड़े जा चुके हैं। तो बेसिकली इसी तरह के जो लोग हैं जो कि दुनिया पे रूल कर रहे हैं, इन्हीं का एक गैंग बोल सकते हैं, ग्रुप तो नहीं, ग्रुप तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, गैंग इनका है, जिसको कि इल्यूमिनाती हम बोलते हैं। तो अब ये लोग किस तरह के लोगों को अपने साथ में मिलाते हैं, मतलब मिलाते तो नहीं है ये, उनको अपना गुलाम बनाते हैं बेसिकली, क्योंकि अपना साथी नहीं बनाते, कोई साथी नहीं बन सकता है इनका, है ना। साथी मतलब बनना तो पावर शेयर करना है, अपनी पावर थोड़ा शेयर करेंगे किसी के साथ, पावर शेयर नहीं करे जा सकती। और वैसे भी एक इंसान के पास तो कुछ ताकत नहीं है, इंसान के साथ पावर शेयर कर भी नहीं सकता है। तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज होते हैं, ये उनको अपने साथ में मिलाते हैं इसलिए हैं क्योंकि उनको पब्लिक जानती है, बड़े फिल्म स्टार्स को। तो फिल्म स्टार्स कुछ भी करेंगे तो पब्लिक उसको फॉलो करेगी, है ना। किसी भी चीज को प्रमोट करवाना इजी होगा। हाँ, कुछ भी गलत कुछ भी लेकर आना है सोसाइटी में, तो उस फिल्म स्टार से, स्पोर्ट्स स्टार से प्रमोट करवाएंगे तो पब्लिक उसको अंधाधुंध फॉलो करेगी।
तो इस वजह से इनको मिलाते हैं। अब ये बुरे लोग हैं, तो कोई अच्छा अगर इंसान है, कोई अच्छा फिल्म स्टार है, तो उनके साथ में क्यों काम करना चाहेगा? कुछ को तो ये लालच देते हैं कि हम तुम्हें जो है खूब पैसा देंगे, खूब बड़ा बनाएंगे, और बनते भी हैं वो, बनते भी हैं। क्योंकि हर जगह इन्हीं का रूल है यार, एक तरह से देखा जाए तो वो बनते भी हैं। कुछ को ये वो करते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल, उनकी ब्लैकमेलिंग करी जाती है, उनके कुछ ऐसे लूप होल से पकड़ लेते हैं। ज्यादातर केसेस में लूप होल्स जो होता है वो होता है इनके सेक्सुअल टेप्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के, स्पोर्ट्स स्टार्स के, और सेक्सुअल टेप्स भी, सेक्सुअल टेप्स भी कम उम्र के इंसानों के साथ में। ज्यादा खुल के नहीं बोल सकते यूट्यूब पे जी, लेकिन आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। जिसको कि कोई भी देखना वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको अगर पता चल गया पब्लिक को, तो उनकी पूरी की पूरी रेपुटेशन, सब कुछ उनका धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो इनकी मजबूरी होती है कि इनके साथ में काम करना ना चाहते हुए, तो ये कुछ तो मर्जी से करते हैं, जो मर्जी से नहीं करते वो ब्लैकमेलिंग के थ्रू इनको इनके साथ में काम करना पड़ता है उनको। बहुत से ऐसे रहे हैं, माइकल जैक्सन वगैरह, जो कि मजबूरी में इनके साथ में आए थे, लेकिन फिर वो इतना त्रस्त हो गए कि उन्होंने सोचा कि हम बताएंगे पब्लिक को, लेकिन फिर वो मार दिए गए। माइकल जैक्सन इल्यूमिनाटी का पार्ट थे? आपको पता नहीं वो बच्चों के साथ में कितने स्कैंडल आए थे उसके? भाई मैं नहीं सुना, सही बता दो। बच्चों के साथ बहुत स्कैंडल थे उसके। हालांकि उनकी जो डेथ हुई थी वो एक मिस्ट्री अपने आप में, हाँ। वो तो पता है। वो उनके बच्चों के साथ में बहुत स्कैंडल हुए थे, लड़कों के साथ में स्पेशली। तो वो भी जो है, उनको भी ब्लैकमेलिंग के थ्रू उन्होंने शामिल करवाया था, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो इतना परेशान हो चुका था बेचारा कि उसने सोच लिया था कि नहीं मैं अब सब कुछ एक्सपोज करूंगा, लेकिन एक्सपोज करने से पहले उसको मार दिया गया था। तो इन लोगों की स्ट्रेटेजी पहले ये हुआ करती थी कि जो भी इनको एक्सपोज करना चाहता था ये उसको मार देते थे, लेकिन अब रिसेंटली इनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है इन लोगों की। अब जो भी इनको एक्सपोज करता है ना उसको मार तो देते हैं, लेकिन पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते कि वो मार दिया है। अभी उसके क्लोन्स पैदा कर देते हैं, उसके जैसा दिखता मिलता जुलता कोई आदमी पैदा कर दिया, दुनिया को लग रहा है कि वो है, असल में वो होता ही नहीं है, वो कोई और ही होता है। तो ये चल रहा है। अभी भाई रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया था जो कि इल्यूमिनाटी के ऊपर ही है। उसमें एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी के बारे में बात की गई है, जिनको बताया गया है कि वो एक क्लोन है, और आज से शायद 1700 समथिंग में, या सॉरी 90s में एक लड़की हुआ करती थी जिसका डायरेक्टली कनेक्शन इल्यूमिनाटी से था। वैसा ही सेम फेस उनका है, उस सेलिब्रिटी का है आज, सेम। अच्छा। तो मैं नाम लेना चाहूँगा, टेलर स्विफ्ट। अच्छा। तो ऐसा बताते हैं कि उन्हीं की तरह उनकी एक कल्ट फॉलोइंग भी है, और अगर फोटो होगी तो मैं फोटो दिखा दूंगा, लोग अपने आप जो जो जानते हैं टेलर स्विफ्ट को अपने आप समझ जाएंगे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो कहेंगे, वो खुद ही कहेंगे हाँ भाई सेम तो है। जी। अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुए थे, उसमें आपने ओपनिंग सेरेमनी देखी थी उसकी, किस तरीके से पूरा उन्होंने क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ा दिया था, जीसस क्राइस्ट को। और बेसिकली ये लोग चाहते हैं ना कि जो भी एक बेसिक टेनेट्स होते हैं इंसानियत के, एक अच्छी सूटेबल मतलब स्टेबल सोसाइटी के, आदमी और औरत आपस में शादी कर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, अपोजिट सेक्स एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं इन सब चीजों को। उसमें आपने देखा होगा ओपनिंग सेरेमनी, एक गाड़ी वाला आदमी पतला सा स्कर्ट पहन के डांस कर रहा है। मतलब क्या मतलब उस चीज का, आपने कभी सोचा क्या मतलब उसका ओलंपिक से क्या रिलेशन? हाँ, क्या लेंगे देना? ये सब कुछ ना सिंबोलिज्म होता है दुनिया के सामने लाने के लिए, क्योंकि एक ही चीज बार बार दिखाई जाएगी तो लोग उसको जो है नॉर्मलाइज कर लेंगे। काफी सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं भाई जो कि मतलब ऐसा लगता है कि शायद ये इल्यूमिनाटी से रिलेट करते हैं। बैलेंसियागा है, आपने बैलेंसियागा का मुझे नहीं पता, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मैं पढ़ता हूँ, जो मैं रिसर्च करता हूँ उसी के बारे में बोल सकता हूँ। बैलेंसियागा का मुझे नहीं पता, किसी ने वीडियो डाला था मुझे पता है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो बेसिकली क्या है कि आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, ट्रांसजेंडरिज्म वाला का। LGBTQ तो फिर भी ठीक है, जो है सेम सेक्स अट्रैक्शन हो जाती है, लेकिन ये ट्रांस वाला नया आ रहा है ना, कि आदमी औरत बन रहा है, औरत आदमी बन रही है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, लड़की है उसको लड़कों के कपड़े पहना रखे हैं, लड़का लड़की है मतलब, और एक दूसरे को ऐसे ही कर रहे हैं। वो आई एम ए वीमेन, मतलब लड़की है लेकिन आई एम आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मैन। तो ये सब कुछ इसी तरह का ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो कि ये लोग करते हैं सोसाइटी को। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ,
किसी सेक्सुअलिटी के खिलाफ नहीं हूँ, जी लेकिन ये एक फैक्ट है यार, जो कि ये सब कुछ सोसाइटी में चल रहा है। और लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि बुरी चीज़ें तो अच्छी चीज़ें भी है, तो कि इनको ठीक करने के लिए भी चीज़ें चली आ रही हैं। और आने वाले टाइम में आई एम श्योर यूरोप में एक बहुत ही बड़ी मारकाट देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं यूरोप में, जानबूझ के मुस्लिम्स को और अफ्रीकन्स को यूरोपियन कंट्रीज में घुसेड़ा जा रहा है, और इसमें मुस्लिम्स की भी गलती नहीं है। और ये करने वाले जो लोग हैं ना, जो मुस्लिम्स को जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, कल्चर के नाम पे यूरोपियन कंट्रीज में, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे जूविश लोग हैं, जी जो कि इनके दुश्मन है, मुस्लिम्स के दुश्मन है। तो फिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में एक परसेप्शन ऐसी क्रिएट हो कि बहुत गुस्सा आए मुस्लिम्स के खिलाफ में पूरी दुनिया में, और जो आए हैं उनके हाँ, ऊपर फिर मार काट मचे इस तरीके से। क्योंकि ये लोग पहले का सोचते हैं, 10-20-30 डेकेड्स पहले की प्लानिंग करके चलते हैं कि भाई 20 साल बाद की दुनिया, 30 साल बाद की दुनिया कैसी होगी, इसकी तैयारी इनकी आज से चल रही होती है। तो उसी की तैयारी इनकी अभी चल रही है, और इनकी यही प्लानिंग है, जहां तक मेरा ख्याल है, कि आने वाले टाइम में बहुत ही मास स्केल का ये लोग कत्लेआम मचाएंगे, जिसमें कि सबसे ज्यादा बुरा होगा मुस्लिम्स का और अफ्रीकन्स का। जी भाई, आज भाई काफ़ी ओपनली बात की हम लोगों ने, और बेसिकली मैं कहूँगा हमने स्टार्ट किया था हॉरर स्टोरी से, जिनके बारे में बात की, फिर इल्यूमिनाटीज़ के बारे में, एलियंस के बारे में, हमारे एवोल्यूशन के बारे में, कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में बातें चल उठी जो अभी चल रहे हैं, और जो मतलब जिनके बारे में हमें असलियत क्या, या फिर उनके पीछे का एजेंडा क्या हो सकता है। हम नहीं कह रहे वही है, बट क्या हो सकता है, हम एटलीस्ट अवेयर रहे हैं चीज़ों को लेके, हमें पता हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये हमारा मोटिव है। बाकी प्रवीण भाई, जो मेरा क्वेश्चन था आपसे, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इल्यूमिनाटी है, जो भी आज लोग बड़े लेवल पे बैठे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो इल्यूमिनाटी का पार्ट है? देखो, सबका तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लोग तो हैं, ये बात तो फैक्ट है कि लोग हैं, वो है या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं। कुछ लोग तो हैं। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ यार पब्लिक ऑफेंड होगी फालतू में। आपने एक चीज देखी है, चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, उसमें ज्यादातर लोग जो डिसीजन मेकिंग लेवल्स पे होते हैं, बड़े बड़े, वो गेज होते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो ऐसा क्यों है कि यार वही लोग सबसे टॉप पे, मतलब मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी सेक्सुअलिटी के खिलाफ, लेकिन ऐसा कैसे कि वही लोग हर जगह फैशन इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे वही लोग बैठे हुए हैं? तो कुछ तो उनका वो है ना, नेक्सस है ऊपर ऊपर। भाई क्या हो सकता है इसके पीछे रीजन में? इसके पीछे यही है कि ये लोग रूल करते हैं ऊपर ऊपर, और ये लोग, मैं ये तो नहीं बोलूंगा ये लोग नाती है, और बॉलीवुड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हॉलीवुड में तो हैं इस तरह की चीजें। और बहुत ही जैसे इल्यूमिनाटी में जब भी किसी वो, इनके ना रिचुअल्स होते हैं, इल्यूमिनाटी में जब किसी नए मेंबर को ज्वाइन करवाया जाता है, क्योंकि रिचुअल्स होते हैं। सबसे पहला ब्लड रिचुअल होता है इनका, इनको ब्लड देना होता है। इनका जो गॉड होता है उसको बोलते हैं बैफोमेट। आप सर्च करोगे तो आपको उसकी फोटो मिल जाएगी। उसका सर बकरे का होता है, सींग होते हैं दो ब्रेस्ट होती हैं, बाकी का शरीर जो है आदमी का होता है उसका। ये उनका गॉड होता है, उसकी पूजा करते हैं, उसको ब्लड चढ़ाते हैं। ब्लड चढ़ाने का मतलब होता है कि अब से हमने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है, अपनी सोल हमारी आत्मा तुम्हारे पास जा चुकी है। इंसान क्या है, इंसान की असली जो पावर है ना, वो उसकी सोल है, उसकी आत्मा है। उसके आत्मा नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो मट्टी है शरीर। आत्मा है असली चीज। और वो डेली आत्मा से करते हैं। हाँ, वो आत्मा हमने गिरवी, वो लोग गिरवी रख देते हैं उसके पास में, शैतान के पास में गिरवी रखती है आत्मा। ये उनका फर्स्ट रिचुअल होता है। इसके बाद और भी कई सारे रिचुअल्स होते हैं। एक होता है ह्यूमिलिएशन रिचुअल होता है इसमें इनका। उस ह्यूमिलिएशन रिचुअल में इनकी बेइज्जती करी जाती है, इनको इस तरह की इनकी चीजें, फोटोग्राफ्स, टेप्स लीक करे जाते हैं पब्लिक में। मतलब दिखाना होता है इनको शैतान के आगे कि भाई हम अपनी पूरी इज्जत आपको सौंप चुके हैं, आप हमारी अपनी खुद की नजरों में हमारी कुछ भी इज्जत नहीं है, सब कुछ आपका है। एक बहुत बड़ा बास्केट प्लेयर है, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही फेमस बास्केट प्लेयर है, बहुत बड़ा। उसने अभी कुछ दिन पहले फोटो डाली थी अपनी यहाँ तक की स्कर्ट फ्रॉक पहने हुए। क्या मतलब फ्रॉक पहन के इतना बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर अपनी फोटो डाल रहा है?
ये इनके रिचुअल्स होते हैं, उनको जबरदस्ती बोला जाता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा अपनी इज्जत अपनी नजरों में खत्म करने के लिए। इनके और रिचुअल्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारी बातें हैं जो कि यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइंस में बताई नहीं जाती, ब्लड वगैरह से रिलेटेड होती हैं बातें। लेकिन आप यूँ सोच लो कि जितने भी गलत से गलत गिरे से गिरे हुए काम होते हैं ये वो लोग करते हैं, क्योंकि फिर वही बात है ना, ये अच्छे अच्छे नहीं होते हैं, बुरे लोग होते हैं, बहुत ही बड़े लेवल के बुरे लोग होते हैं। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था सुबह, और मैंने एक कमेंट पढ़ा, लूसीफर के बारे में वो वीडियो थी, उसमें एक कमेंट था। तो वो कमेंट था कि भगवान ने एडम और ईव को क्रिएट किया, एक बगीचे में भेजा, वहाँ पर जाके दोनों ने एक फॉरबिडन फ्रूट था जिसको भगवान ने मना किया था कि मत खाना, वो उन्होंने खाया। फिर उनको सज़ा देने के लिए उनको धरती पर भेज दिया। इसी में लूसीफर था, लूसीफर भी मतलब वहीं पे रहता था, उसने भी कुछ पाप किए थे, कुछ एविल पाप किए थे, तो उनको हेल में डाल दिया। तो कमेंट ये था, ये सारी स्टोरी बता के कमेंट ये था कि भगवान ऐसा मान जाता है कि उनको सब पता है, भगवान ने ही सब लिखा है। तो वो ये कहना चाहते भगवान को पता है कि जब एडम और ईव को मैं बना रहा हूँ और इस बगीचे में भेजूंगा तो वो जाके फॉरबिडन फ्रूट को खाएंगे। पहली बात तो उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट बनाया क्यों, और बनाया तो उन दोनों को भेजा क्यों? फिर उनको पता था कि जो लूसीफर है, उनको भगवान थे तो पता होना चाहिए ना कि ये बुरा करेगा या फिर ये एविल है। फिर जब उसने बुरा कर दिया उसके बाद में उसको हेल में भेजा। तो वो जो भी थे, मगर नाम याद नहीं, वो ये कहना चाह रहे थे कि जो भगवान है वो ये कह रहे हैं क्लियरली कि जो लूसीफर है ना वो सही है, भगवान एक तरह से एक गेम खेल रहे हैं, और हम सब जो हैं एक कैरेक्टर्स हैं जिसका भगवान ने पहले ही सबका लिखा हुआ है कि कौन क्या प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये बेसिक आइडिया जो उस कमेंट में मेंशन था, मतलब उसकी तरफ मेरा ध्यान गया कि भाई ये क्या कह रहा है। देखो मुझे जो जितना थोड़ी बहुत इन चीज़ों की समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जितनी स्टोरीज है ना लूसीफर की, एडम ईव की, ये सिंबॉलिक स्टोरीज होती है। ऐसा नहीं है कि सच में यहाँ पे एडम ईव हुआ जी, करते थे और उसने सेब खाया। वो तो ऑब्वियस है भाई। हाँ, ये सिंबॉलिक स्टोरीज हुआ करती हैं। असल जो कॉन्सेप्ट है ना वो है एंजल्स और डीमंस का। जैसे मैंने बताया ना, अच्छे 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 एलियंस और और बुरे। बुरे एलियंस, वो सेम चीज है। अच्छे एलियंस एंजल्स हैं, बुरे एलियंस डीमंस हैं। एंजल्स हमेशा इंसानों का अच्छा चाहते हैं, उनका भलाई की सोचते हैं, और एंजल जो है वो बुरा चाहते हैं। तो ये जो सिंबोलिज्म वाली स्टोरी है, ये मेरे ख्याल से यही रहा होगा इस स्टोरी में कि भाई गैलेक्टिक फेडरेशन में इनका कोई एलियंस का ग्रुप रहा होगा, इनके लॉस होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि लॉस ये ब्रेक नहीं कर सकते। तो शायद उस वजह से ये उस लूसीफर जिसको हम बोलते हैं, लूसीफर यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ एलियंस को रिप्रेजेंट करता होगा। तो उन लोगों ने कुछ ऐसा लॉ ब्रेक करा होगा जो कि उनको नहीं करना था, और उस वजह से उनको गैलेक्टिक फेडरेशन से निकाल दिया। तो यही मेरे ख्याल से रहा होगा। बाकी ये सारी सिंबोलिज्म वाली स्टोरीज हैं, इनको जो है मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं मानना चाहिए जी। तो क्या पता, बहुत सारी चीजें ऐसी। अब ऐसा ना कि हम लोगों की भी लिमिट है, हम लोग क्या पढ़ें, क्या कहाँ कौन से सोर्स को जो है ट्रस्ट करें, क्योंकि इतनी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वही बात है, हर जगह अलग इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ ही सही लगती है। हाँ, तो लेकिन फिर भी जो है कुछ चीजें जो लॉजिकल लगती हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने स्टडी करी वो मैंने आपको बताई, जो जी। मुझे सही लगती है। जो बाकी तो भाई क्या ही पता रियलिटी क्या है दुनिया में। भाई हमने ढेर सारी बातें की इल्यूमिनाटी के बारे में, लूसीफर के बारे में, भगवान के बारे में। तो ऐसी एक बुक आई है, लूसीफर वॉज इनोसेंट, तीर्थ परसाना ने वो लिखी है। उसमें क्लियरली ये बोला गया है कि हमारे जो भगवान है ना वो हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनके सामने झुक के रहें, भगवान नहीं चाहते कि हम असलियत क्या है वो जाने। लूसीफर था, उसको पता लग गई थी कि भगवान स्कैम कर रहे हैं, इसलिए लूसीफर को हेल में डाल दिया। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है भाई? मेरे को तो लगता है कि ये तो बिल्कुल ही ऐसा अपोजिट एक कंसेप्ट हो गया। शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड में आने के लिए किसी ने कुछ कह दिया हो। यार इस तरह की टैक्टिक लोग यूज करते हैं, अपनी बुक्स कोई निकालता है तो बुक्स की सेल्स बढ़ाने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स यूज करते हैं। तो अगर भगवान की चाल थी तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि भगवान कहाँ, कि कौन से भगवान की बात कर रहा है वो, भगवान कहाँ पे रहते हैं, कहाँ क्या एड्रेस है उनका, कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, किस जगह पे, कौन से भगवान की बात कर रहा है। किसने हमारे हिंदुओं में तो बहुत सारे भगवान हैं। किसने बताया उन्हें? हाँ, कौन से भगवान की बात कर रहे हैं ये तो बताओ पहले। और लूसीफर की बात है तो लूसीफर तो एक क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में भी जो होली ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वो कौन से भगवान की बात कर रहे हैं पहले थोड़ा सा इसको डिटेल में बताओ।
और रही बात लूसीफर की इनोसेंट होने की, तो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है लूसीफर के बारे में, शायद आपने वो सीरीज देखी होगी। उसमें भी जी लूसीफर को जो है बहुत ही अच्छा मददगार है ना, इस टाइप से दिखाया गया है। तो मुझे लगता है वहां से शायद ये आइडिया इन्होंने जो है, इनका ये आइडिया इंस्पिरेशन ली होगी वहां से उन्होंने, और इन्होंने भी सोचा होगा चलो अपनी बुक्स चल जाएगी, विच इज ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से वो भगवान को पेश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का गॉड जिसने सृष्टि रची है हम्म, वो इस तरह की चालें रचेगा। हम्म। खैर अपना अपना मानना है सबका। प्रवीण भाई, हमेशा की तरह आपसे बात करके अच्छा लगा, और एक फील आती है आपसे बात करके कि भाई जो भी आपने बातें की है ना, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, सब कुछ रियल है। जो भी बोला आपने, मतलब मिर्च मसाला नहीं लगाया। बेसिकली मैं यही कहूँगा, वही चीज़ आपके बारे में मुझे अच्छी लगती है। मैं चाहूँगा कि भाई हम बार बार आते रहें, क्योंकि लोगों को आपका आना हमारे चैनल पे अच्छा लगता है, आपकी स्टोरीज लोगों को पसंद आती है, आपकी बातें, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो लोगों को पसंद आती है भाई। थैंक यू विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जल्दी मिलेंगे हम। ऑडियंस का भी शुक्रिया उन्हें मेरी स्टोरीज पसंद करने के लिए।